हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 होगा ये। इसमें हम इससे पहले जो 4 पार्ट हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग 105 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस और देखेंगे तो आपका 145 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ रिवीजन करते चाहिए चलिए। एक बार एटलीस्ट तो वीडियो आपको देखना ही है, और 2 बार अगर आप देख लेते हैं, एक टाइम अभी देख लीजिए और एक बार आपको एग्जाम से पहले 10 दिन पहले आपको सारे देख लेने हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर है कि मैरिस्टिका स्वैम्स आर ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर स्वैम फॉरेस्ट विद एन abundance ऑफ मैरिस्टिका ट्रीज। ओके, तो बताना है कि ये एक स्टेटमेंट है कि एक स्वैम फॉरेस्ट है जिसका नाम ही है मैरिस्टिका, जहां पर मैरिस्टिका ट्रीज मिलते हैं। तो ये जो है ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर का आपको स्वैम फॉरेस्ट है। सेकंड ऑप्शन है कि ये जो ट्रीज होती हैं मेरिस्टिका ट्रीज, ये एवरग्रीन वाटर टॉलरेंट ट्रीज होती है एंड हैव डेंस स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का मतलब बहुत सारे रूट्स निकले होते हैं, जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा ना, तो बरगद के पेड़ से ऊपर से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके जड़ों से ही कई सारे रूट्स आपको दिखाई देंगे। मेरिस्टिका ट्रीज आर इंडेमिक टू ईस्टर्न घाट, ये आपको कह रहा है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। पहले तो ये कह रहा है कि एवरग्रीन, ओके, ईस्टर्न घाट पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको नहीं मिलता जनरली। थोड़ा एरिया छोड़ दें जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून से इन्फ्लुएंस होता है, तमिलनाडु और कुछ आपको आंध्र प्रदेश वाला एरिया, अदरवाइज ईस्टर्न घाट जो है वो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं आता। ओके, तो 2 और 3 में से तो कोई एक ही आपको सही होने वाला है। अब जैसा कि आप ऑप्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर एटलीस्ट 2 ऑप्शन सही होगा। ओके, तो यानी कि 2 और 3 में से तो एक सही होना ही है। उसके बाद ये देख लीजिए, पहला ऑप्शन है कि ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर स्वैम की बात कर रहा है एंड अबंडेंस ऑफ मिस्टिका ट्रीज। 1 की बात करें तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, या 1 इसमें भी है। ओके, 2 और 3 की बात करें तो 3 इसमें है और 2 इसमें है। ओके, तो अगर यहां से थोड़ा सा इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो आप थर्ड ऑप्शन को इलिमिनेट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली आपको जो स्वैम्प एरियाज होते हैं ना, स्वैम्प एरियाज वहीं पाए जाते हैं जहां पर वाटर का थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा, ईस्टर्न घाट में भी ये हो सकता है। ओके, लेकिन जब आप ईस्टर्न घाट के अकॉर्डिंग इसको सही करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, और फिर आपका 1/3 भी सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ओके, बट ऐसा मिस्टिका स्वयं के साथ नहीं होता है। जनरली हम ये मान के चलेंगे कि स्वयं जो होते हैं ये जनरली जहां पर पानी वगैरह ज्यादा होता है, स्वैम्पी एरिया, वहीं पर ज्यादा मिलते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट इसको मान के चलेंगे तो आपका वो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, और इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन थर्ड होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये जो होगा वो आपका सही होगा। वैसे ये एक स्वैम्प ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट होते हैं जहां पर मिस्का ट्रीज मिलती हैं, और ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। ये ईस्टर्न घाट में ये एंडेमिक नहीं है वहां के। ओके, तो ये आपको याद रखना। पिंडारी ग्लेशियर, ये बहुत ही सिंपल आपको क्वेश्चन है आपके मैप से। ये आपको नंदा देवी के पास में मिलता है। तो नंदा देवी ये पीक है, और वहीं पर ये ग्लेशियर मिलता है उत्तराखंड में। सीधा सा क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपने मैप वर्क नहीं किया है। नेक्स्ट, ईयू शखरोव प्राइज। ध्यान रखिए, ईयू है यानी कि ये यूरोपियन यूनियन जो है उसके पार्लियामेंट के द्वारा ये दिया जाता है प्राइज। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है, और ये प्राइज जो रिलेटेड है ये है फ्रीडम ऑफ थॉट से रिलेटेड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। एक अगेन मैप के क्वेश्चन यहाँ पर कि लैंड बाउंड्री ऑफ ईरान डज नॉट टच। तो ईरान की बाउंड्री जो होती है किसके साथ टच नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो ये आपका पूरा ईरान हो गया, ये जो आपको कलर में दिख रहा है। इसके आसपास तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये आपको तुर्कमेनिस्तान है। अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पर अजरबैजान है। अर्मेनिया की बात करें तो यहाँ पर अर्मेनिया है, तो इसकी भी बाउंड्री लगती है। ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान आपको इधर पड़ेगा। ओके, तो तुर्कमेनिस्तान इधर, अफगानिस्तान और इधर आपको सब मिलते हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब सारी उधर मिलती है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही होगा कि ताजिकिस्तान जो है इसके साथ इसकी बाउंड्री ईरान की नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Exoplanet or extrasolar solar planet is a planet outside the galaxy Milky Way. Next statement is exoplanets are easy to locate directly with telescope. पहले हम exoplanets, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ज्योग्राफी का बहुत ही सिंपल, अब इससे सिंपल क्या हो सकता है। एक्सोप्लैनेट हम उसको कहते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर होता है, ओके, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है उसको हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। अब हमारे जैसे सोलर सिस्टम तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, ओके। तो गैलेक्सी से बाहर होना ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन है कि हमारे सोलर सिस्टम से जो बाहर प्लैनेट्स होते हैं उनको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। वो हमारी गैलेक्सी के अंदर में भी हो सकता है और हमारी गैलेक्सी से बाहर भी हो सकता है, ओके। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि गैलेक्सी से बाहर होगा तभी इसको कहेंगे, बशर्ते कि बस हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है तभी उसको कहते हैं। तो ऑप्शन ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत होगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इजी टू लोकेट डायरेक्टली विद टेलीस्कोप, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हम टेलीस्कोप के थ्रू तो हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट नहीं अच्छी तरीके से देख सकते, ओके। तो आप अपने सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स को आप देखना चाहते हैं तो इतना इजी तो है नहीं, ओके। तो ऑप्शन ये तो सीधा सा ऑप्शन है। आप तो वैसे नहीं जानकारी होगी फिर भी आप सेकंड ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। तो आपका डी जो होगा नाइदर 1 और 2 ये आपका सही होगा। नेक्स्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बताना है आपको, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो आपको बताना, ये आपको पता होगा कि जो बुद्धिस्ट आपको आर्ट एंड कल्चर है ये आपको 3 तरीके का मिलता है। एक है आपको गंधार में, जिसको गंधारा आर्ट कहते हैं, और एक होता है आपको मथुरा, और एक तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं अमरावती, ओके। तो ये 3 तरीके के बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर के स्टाइल्स मिलते हैं, जिस स्टाइल्स में बुद्धिस्ट जो होते हैं, बुद्धा और उनके और भी जो मॉन्क्स होते हैं उनकी आपको मूर्तियां देखने को मिलती है, ओके। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द आर्ट ऑफ ग्रेको बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्ट, ठीक है, जिसमें ग्रीस और इंडिया का जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो मिलकर यहाँ पर बना हुआ। ये भी सीधा सा आपको क्वेश्चन था, आपने बुद्धिज्म पढ़ा ही होगा आर्ट एंड कल्चर में, और वहां पे ये तीनों आपको पढ़ने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड द पिगमेंट दैट टर्न्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ब्राइट ऑरेंज और रेड। तो वैसी विटामिन ए या पिगमेंट्स का नाम बताना है जिसकी वजह से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनका कलर चेंज होकर ऑरेंज या फिर रेड हो जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा कैरोटीनॉइड, ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो रेड या ऑरेंज हो जाता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये आपको बताना है कब बना है। हमारे यहाँ जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था आपको 70 के टाइम पे, तो उसी समय आपको देखने को मिलता है, उसी के आसपास आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी बना था, ओके, काउंटर करने के लिए। तो ये 1974 में ये ग्रुप बनाया गया। नेक्स्ट, स्विस चैलेंज मेथड क्या होता है, चलिए इसको बताऊं। स्विस चैलेंज मेथड जो होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट का मेथड होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मेथड का मतलब जैसे कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है ना काम करने के लिए, उसी तरीके से होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बॉडी है, और ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि अपना प्रपोजल लेके गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी कि देखिए हमें ये रोड बनाना है, तो हमें इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि रोड ही के लिए, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी चीज आपको बनानी हो, ओके। अब तो गवर्नमेंट के पास ये प्राइवेट कंपनी प्रपोजल लेके पहुंची, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इस प्रपोजल को पब्लिक डोमेन में रखेगी, ठीक है, और इससे ज्यादा और भी जो बिड्स होते हैं उनको वो इनवाइट करेगी कि और लोग बिड्स यहाँ पे कर पाए, जिनको और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो मान लीजिए कि पहले ये कंपनी थी, इन्होंने इसको गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट इसे पब्लिक में रखा और बिड्स इनवाइट किया, 3 4 5 और बिड्स आगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब यहाँ पर जो पहली पार्टी रहती है जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था उसको ये मौका दिया जाता है कि इसमें सबसे जो बेस्ट बिड होता है उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना बिड कर सकते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट पहले इसमें बिडिंग स्टार्ट नहीं करती है, इसमें पहले प्राइवेट कंपनी प्रपोजल लेके जाती है, फिर गवर्नमेंट उसको इनिशिएट करता है। इसको कहते हैं हम स्विस चैलेंज मेथड, यानी कि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट का एक मेथड होता है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस, यानी कि थर्ड। ये तो आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे, थर्ड
इसको डिप्लॉय किया गया साउथ कोरिया में ड्यू टू थ्रेट ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो वैसे ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया में इसको डिप्लॉय किया गया, इससे पहले और भी जगहों पर इसको डिप्लॉय किया गया है। तो थर्ड, ये यूएसए के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यूएसए की एक आप एंड ये एक डिफेंस सिस्टम है, ओके, एंड इट इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है। ओके, एक्चुअली ये डिफेंस सिस्टम होता है, ये प्राइमरी वॉर में यूज नहीं होता है ऐसे। S-400 Triumph is an anti-aircraft weapon system and Turkey brought S-400 Triumph from US। देखिए, पहले तो यूएस बिलोंग नहीं करता, S-400 ये बिलोंग करता है रशिया से। तो अब ये न्यूज में क्यों रहा था, टर्की जो है ये नाटो का मेंबर है और टर्की ने जाके ये S-400 ट्रियम्फ रशिया से खरीद लिया। अब यूएस इस पे नाखुश हो गया कि तुम नाटो के पार्ट हो, हमारे अलाई हो, तुम रशिया से जाके खरीद रहे हो। ओके, तो इस वजह से ये न्यूज में रहा। तो पहला ये ऑप्शन जो होगा, ये सॉरी, ये दूसरा जो है ये गलत हो गया और ये जो है एक एंटी क्राफ्ट वेपन सिस्टम है, ये बात तो सही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है आपका ऑप्शन ए सही होगा और ये रशिया का ये सिस्टम है, ये यूएसए का नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर, अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये आपके काराकोरम रेंज में पड़ता है। नेक्स्ट, एरोसेल ऑप्टिकल डेप्थ is used to study suspended solid particles and liquid droplets in air। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एरोसोल का मतलब क्या होता है, एरोसोल होता क्या है, और एरोसोल जो होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स ही होते हैं जो या फिर जो आपके एटमॉस्फेयर में हैंग करते रहते हैं। ओके, तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इन्हीं को हम एरोसेल कहते हैं। ओके, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो इस हिसाब से भी आपका ऑप्शन डी पर आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, कैट्सा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट इन इज अ यूएस लॉ दैट इम्पोजेस इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ ऑन ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये एक एक्ट है जो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, यूएस पार्लियामेंट के द्वारा, इसको सीनेट के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा इसको पास किया गया है। और ये क्या करता है, जैसा इसकी नाम ही है, काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो अमेरिका के अगेंस्ट जो काम करते हैं उन पर ये सैंक्शन लगाने के काम करता है। ओके, इम्पोजेस इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया, इन तीन लोगों पर ये लगाया गया है, इस एक्ट के थ्रू सैंक्शन लगाया गया है। ऑप्शन ए सही है। एम्स एट काउंटरिंग परसीव्ड aggressions against the US government by foreign powers, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही होगा। Which of the following countries do not border सुडान, सुडान के साथ कौन बॉर्डर नहीं करता है। अब इसमें सुडान आप खोजिए कहां पर है। ओके, अगर आपने सब किया है मैप वगैरह, अगर आपका सही वही चल रहा है तो सब दिक्कत इसमें कोई होगी नहीं। दिस इज सुडान। ओके, दिस इज आपको दजिबौती हो गया, यहाँ इरिट्रिया हो गया। ओके, और ये चार्ड हो गया आपको, और आपको लीबिया हो गया, दिस इज द लीबिया। तो इसमें बताना है कि कौन नहीं है। तो लीबिया तो लगता ही है, चार्ड भी लगता ही है, इरिट्रिया भी लगता है, दिस इज द दजिबौती। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही होगा कि दजिबौती जो होता है वो सूडान के साथ इसका बाउंड्री नहीं लगता। इसके बाद बताना है कि बांग्लादेश के साथ किसी की बाउंड्री नहीं लगती है, इंडियन स्टेट्स की। तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। तो इधर आपका हो गया ये मिजोरम, इसकी बाउंड्री लगेगी। ओके, तो मिजोरम की बाउंड्री लगती है। आसाम की बात करें तो ये है आसाम, तो आसाम की बाउंड्री आपको यहाँ से लगती है, दिस वन। उसके बाद है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा यहाँ पर है, दिस इज त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की बाउंड्री लगती है। तो किसकी बाउंड्री नहीं लगती, मणिपुर की। यहाँ पर ये है मणिपुर और ये है आपका नागालैंड। तो मणिपुर, नागालैंड और इधर अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों की बाउंड्री मेघालय के साथ नहीं लगती है। अदरवाइज असम, सॉरी, बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अदरवाइज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है। ये तो सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल was established as an autonomous body dealing with the macroprudential and financial irregularities in the entire financial sector of India। ओके, ये एक डेवलपमेंट काउंसिल है जिसका काम है क्या कि
जो फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का उसको रेगुलेट करने का, और माइक्रो प्रूडेंशियल यानी कि अगर कोई काम वगैरह ऐसा होता है, कोई दिक्कत लोग करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके, उसके लिए ये पूरा काम करती है। ओके, इससे इस रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले आया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरी बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 2010, ये 2010 में तो एस्टैब्लिश किया गया था, बट ये किसी एक्ट के थ्रू ये इसका एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। और इस काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और एग्जीक्यूटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करती है। तो इसके हिसाब से कौन सा सही हुआ? आपका ऑप्शन ए सही हो गया, दिस इज वन। नेक्स्ट, WTO ऑफिशियली कमेंस ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर मैरिकस एग्रीमेंट। इससे पहले हम WHO के बारे में, सॉरी, WTO के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इससे पहले ये गैट हुआ करता था। ओके, बट गैट के बाद बहुत सारे आपको राउंड चलते हैं, उरुग्वे राउंड, और फाइनली मैरिकस एग्रीमेंट के तहत आपको WTO एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद WTO डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड्स इन गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज between the participating countries by providing a framework for negotiating trade agreement and dispute resolution। बिल्कुल सही जनरल स्टेटमेंट है ये। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा 1 एंड सी दोनों सही हो जाएगा, 1 एंड 2। NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, lend and make investment and hence their activities are akin to that of banks। okay, तो ये लेंडिंग करने का काम करती है, इन्वेस्टमेंट करने का भी काम करती है, बात तो सही है ये। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये भी बात सही है। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट ये नहीं ले सकती, वाई? बिकॉज द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है उसके अंडर में इनको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस नहीं मिलता है, तो इस वजह से ये डिमांड डिपॉजिट ये नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी जो होगा बोथ 1 एंड 2 आपका ये सही होगा। Which of the following states had the worst sex ratio at birth? ये है आपका मणिपुर। मणिपुर स्टेट जो है ये वर्स्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है, एट बर्थ की ये बात कर रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो मणिपुर है ना, इसकी स्थिति सबसे बुरी। नेक्स्ट, स्टेट बाबेल मंदाब कनेक्ट्स, तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको बाबेल मंदाब जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन को ये जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा गल्फ ऑफ अदेन एंड रेड सी होगा जिसको बाबेल मंदाब जोड़ता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मैप से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान रहिए कम से कम 2 क्वेश्चन मैप से आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो फिर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको गलत करने की गुंजाइश नहीं है आपके पास। नेक्स्ट, क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग सेशन ऑफ लोक सभा डिवोटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन आवर है जिसमें ये एमपीज जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, और ये फर्स्ट आवर में होता है, यानी कि जब भी सेशन शुरुआत होता है तो पहले क्वेश्चन आवर ही होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट है, आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। Concerned minister is obliged to answer to the parliament either orally or in written during question hour। ये भी सही है कि क्वेश्चन आवर में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्वेश्चंस को रिप्लाई करने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, मैंडेटरी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को ओरली, उसका आंसर ओरली में देना है या फिर रिटन में देना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशंस है, बट ऑब्लाइज्ड होते हैं आंसर देने के लिए। ओके, और क्वेश्चन आवर के बाद एक आता है आपका 0 आवर, ठीक है। तो 0 आवर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आंसर देने के लिए ऑब्लाइज नहीं होते हैं, बट क्वेश्चन आवर में वो ऑब्लाइज होते हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाता है। नेक्स्ट, मीटोराइट्स जो होते हैं आर बिलीव टू ओरिजिनेट इन एस्टेरॉइड्स बेल्ट बिटवीन विच ऑफ द 2 प्लैनेट्स। तो अब एस्टेरॉइड बेल्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर है भाई, ये आपको पता होगा। तो ये मार्स एंड जुपिटर, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है ये, अब इससे आसान ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको ये मिलते हैं। नेक्स्ट, अगेन
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट नेबर ऑफ हंगरी, यानी कि हंगरी की बाउंड्री के साथ किसकी बाउंड्री नहीं लगती है। स्लोवाकिया की बात करें तो दिस इज स्लोवाकिया, इसकी बाउंड्री लगती है आपको। स्लोवेनिया की बात करें, दिस इज स्लोवेनिया, तो इसकी भी बाउंड्री यहाँ से लगती है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की बात करें तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना की बाउंड्री नहीं लग रही है। क्रोएशिया की बात करें तो जी हाँ, क्रोएशिया की बाउंड्री यहाँ से लग रही है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही आंसर होगा कि इसकी बाउंड्री जो होती है वो हंगरी के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ ड्राउट इन स्टेट इज प्रीरोगेटिव ऑफ, ये कौन काम करता है स्टेट्स में ड्राउट को डिक्लेयर करने का? तो ये जो किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है। ये भी सीधा क्वेश्चन है, आप एग्रीकल्चर वगैरह में पढ़ रहे होंगे या फिर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का जो थर्ड पेपर है वो भी आपने किया है, तो वो भी वहां से भी आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीटी की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन नहीं होती है। अगर पीटी की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फिल्म्स में फिल्म्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाइए। शेफिर सैमसन स्केल इज यूज टू मेजर, ये बहुत ही फेमस है, साइक्लोन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी बहुत सारे आए हुए थे। तो हमेशा आपको ये पेपर में ये वर्ड आपको देखने को या मैगजीन में मिल जाएगा। तो ये साइक्लोन को मेजर करने के लिए शेफिर सैमसन स्केल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगेन आपको देखने को मिलेगा मैप से, तो बताना है कि म्यांमार की कौन सी नेबर कंट्री नहीं है, यानी कि म्यांमार की बाउंड्री कौन टच नहीं करता। ओके, बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार हो गया। बांग्लादेश, जी हाँ, यहाँ से बांग्लादेश इसकी बाउंड्री टच करती है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम यहाँ पर है, तो वियतनाम टच नहीं करता। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड यहाँ पे है जो टच करता है। लाओस की बात करें तो लाओस यहाँ है, ये भी टच करता है। तो वियतनाम हो गया ऑप्शन बी जो म्यांमार की बाउंड्री को टच नहीं करता। साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड हम लोग ने मैप बहुत सारा कर लिया है। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गया, इसके अलावा आपको ईस्ट अफ्रीका हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास, लेक विक्टोरिया के आसपास। तो हमने ये काफी कवर किया हुआ इस सेक्शन को, खास करके मैप में। व्हाट इज फोनोन, ध्यान रखिएगा ये फोटोन नहीं है। एक फोटोन होता है वो अलग चीज है, ये फोटोन नहीं, ये फोनोन है। ये होता है आर्टिफिशियल एटम। फोटोन जो होता है ना, ये एनर्जी के रिलीज होने की वजह से बनता है। जो फोनोन होता है ना, ये ऑसिलेशन की वजह से ये बनता है। तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। दिस इज द आर्टिफिशियल एटम, दिस इज कॉल्ड फोनोन, इट इज नॉट फोटोन। सबमरीन, which of the following submarine is a part of India's nuclear triad? तो ट्रियाड या फिर ट्रायड जो होता है ये है क्या? ये है ना कि इंडिया तीनों तरीके से वार करने में सक्षम हो, उसको हम ट्रायड कहते हैं। जैसे कि इंडिया लैंड से भी वार कर सके, इंडिया अंडर वाटर यानी कि सबमरीन से भी वार कर सके, और इंडिया एयर के थ्रू भी वार कर सके। तो जब आपके पास इन तीनों से वार करने की कैपेसिटी होती है, यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रायड की बात कर रही है, न्यूक्लियर वार करने की कैपेसिटी, तो इसको हम न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। तो इसमें आता है आईएनएस अरिहंत, जो कि ये डोमेस्टिक बिल्ड एक सबमरीन है। ये पहला डोमेस्टिक या इंडिजिनस बिल्ड सबमरीन है। ओके, और इसके साथ ही जो कि 2016 में बना था, ये अरिहंत तो 2016 में बना था, और इसके साथ ही इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो पूरा हो जाता है। ओके, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आईएनएस अरिहंत होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ बीमस्टेक? ओके, कभी कभी यूपीएससी फुल फॉर्म भी पूछ लेती है, कभी कभी पूछ लेती है। तो बीमस्टेक का फुल फॉर्म होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर्स आपको मिलते हैं, वो मेंबर्स जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ इनकी बाउंड्री लगती है, सीधी बात। ठीक है, नाम ही है बे ऑफ बंगाल। अब ऑप्शन भी देखिएगा ना, तो मालदीव जो है इसका बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री नहीं लगती, बांग्लादेश की लगती है, म्यांमार की भी लगती है, अब भूटान का भी आप कह सकते हैं नहीं लगती, लेकिन भूटान को एक्सेस दिया जाता है बे ऑफ बंगाल में इंडिया के थ्रू। ओके, इंडिया उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपका भूटान जो होगा ये उसमें होता है मेंबर। तो मालदीव जो होता है ना, ये आपको बे ऑफ बंगाल में पड़ता नहीं, उस रीजन में ये पड़ता ही नहीं।
तो आपका ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि ये बना था आपको 6 जून 1997 में। 7 मेंबर्स होते हैं इसके, जो कि 5 मेंबर्स एशिया से आते हैं, साउथ एशिया से, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, और 2 जो होते हैं साउथ ईस्ट से आते हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड होता है, और सभी बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री को शेयर करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन किसके अंडर में आता है? यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन लगातार लगभग हर साल तो पूछती ही है कोई ना कोई डिपार्टमेंट या ऐसी बॉडी देके। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, और डीआईपीपी जो हर साल कई बार न्यूज में रहता है, तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा ये। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके द्वारा आपको आईआईपी, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनाया जाता है, ये पब्लिश किया जाता है। ये भी क्वेश्चन में आपको कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है आईआईपी के बारे में। नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। दिस इज द फेमस वन। नामदफा नेशनल पार्क ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एंड इट इज अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिवाइड्स द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? नॉर्थ एंड कोरिया एंड साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी? हमेशा इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, हर साल न्यूज में पेपर में रहता है। तो आपको ये भी लाइन देखने को मिलती है, 38 डिग्री 8 पैरेलल लाइंस जो होती हैं, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बाउंड्री का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंडलॉक्ड कंट्री? कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? ये आप मंगोलिया देखिएगा, सेंट्रल एशिया में एक तरफ चाइना आपके साउथ में मिलता है मंगोलिया के, और मंगोलिया के नॉर्थ में आपको मिल जाएगा रशिया। ओके, तो ये तो लैंडलॉक्ड कंट्री है भाई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जॉर्डन भी क्या है? जॉर्डन ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। जॉर्डन ये चारों तरफ आपको लैंड से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ पर स्वाजीलैंड जो है ये पूरी तरीके से लैंड से घिरा हुआ है, और कंबोडिया जो है ये भी लैंड से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। साउथ ईस्ट में देखिएगा तो एक तरफ वियतनाम वगैरह पड़ जाते हैं, और थाईलैंड वगैरह पड़ जाते हैं, आपको कंबोडिया एकदम बीच में पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो जॉर्डन है ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज नहीं है। अब जाकर थोड़ा सा जॉर्डन का मैप देखिएगा। ओके, जॉर्डन का मैप ये देखिएगा, और बताइएगा, कमेंट में आपको बताना है कि जॉर्डन कौन सी वाटर बॉडीज की तरफ इसकी बाउंड्री ओपन है, कौन सी वाटर बॉडीज की तरफ इसकी बाउंड्री ओपन है। यहाँ से एक क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है 2018 या 17 प्रीलिम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन जॉर्डन से रिलेटेड आया था। ओके, मैप बेस्ड क्वेश्चन था वो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कमीशन वाज सेट अप अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड classes act 1993. Commission inquires the request for inclusion of any class of citizen as a backward class. It has both civil courts and criminal courts. पावर नहीं, ये जो कमीशंस वगैरह होती है ना, इनके पास क्रिमिनल कोर्ट का पावर नहीं होता, सिविल कोर्ट का पावर होता है, चाहे वो एनएचआरसी हो, चाहे ये हो, चाहे चाइल्ड वाला हो। ओके, तो इनके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है, क्रिमिनल कोर्ट का पावर नहीं होता, किसी भी सब कमीशंस के पास नहीं होता क्रिमिनल कोर्ट का पावर। तो ऑप्शन डी जो होगा ना, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। EU founded by Rome treaties aims to create single market, सही बात है भाई। लिस्बन ट्रीटी सेट आउट द प्रोसेस ऑफ अ मेंबर स्टेट टू एग्जिट द यूनियन। अगर यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से निकलना है तो उसके लिए जो प्रोसेस बताया गया वो लिस्बन ट्रीटी में बताया गया है। ब्रेक्जिट के समय पे लिस्बन ट्रीटी काफी न्यूज में थी, आपको अगेन याद होगा। ऑल मेंबर्स कंट्रीज हैव एक्सेस टू द कॉमन करेंसी एंड यूरो। क्या सभी यूरोप के मेंबर यूरो को फॉलो करते हैं? क्या नहीं करते हैं, सभी मेंबर नहीं करते। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा ना तो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए एंड 2 होगा, इस सबसे बी ऑप्शन जो होगा आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स आर द मोस्ट अबंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द फोटॉन्स। ओके, तो फोटोन के बाद जो सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं वो न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और न्यूट्रॉन 3 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स एंड ताउ। Neutrinos are thought to have been produced just after the Big Bang that created the universe.
तो बिग बैंग थ्योरी जिससे यूनिवर्स बना हुआ है, तो कहा जाता है कि जस्ट उसके बाद ही न्यूट्रॉन्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। ये फिजिक्स के आप क्वेश्चन पढ़िएगा आप एनसीईआरटी वगैरह, तो आपको 10th क्लास के आसपास में आपको ये चीजें मिल जाएगी। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दिस आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया लाइज इन द आइलैंड, किस आइलैंड में पड़ता है? सीधा क्वेश्चन है बहुत सारा, बिल्कुल ये ओके। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जो जकार्ता है वो जावा आइलैंड में ये पड़ती है। अगेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया आर नोटिफाइड अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर पर इनको नोटिफाई किया जाता है? तो आर्टिकल 342 है ये ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 342 आर्टिकल के अंदर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं उनको नोटिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगेन 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ जैसा मैंने कहा कि टोटल 145 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम 55 क्वेश्चन लेंगे तो हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चल दिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नाउ थैंक यू एंड गुड बाय।